इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब पिछले 2-3 दिन पूर्व की घटनाओं ने श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को पूरे देश में चर्चा का विषय बना दिया है। 30-34 साल में जो असंभव लगता था वो 27 और 29 जुलाई को मुहर्रम का त्यौहार लोगों ने बड़े जोश से मनाया और मुझे लगता है कि इसकी व्यापकता को समझने के लिए जम्मू कश्मीर के आंतरिक और बाहरी दोनों बदलावों को देखना जरूरी लगता है। पिछले कुछ महीनों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जैसे G20 का सफलतापूर्वक आयोजन, देश भर के सभी प्रदेशों के मुख्य न्यायाधीशों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की दो दिन की कॉन्फ्रेंस, सभी राज्यों के डेयरी मिनिस्टर्स और भारत सरकार के डेयरी मिनिस्टर्स की 3 दिन की कॉन्फ्रेंस, ऐसे अनेक आयोजन पिछले 2 महीनों में श्रीनगर में हुए। मुहर्रम का 8वें दिन का जुलूस 34 साल बाद 27 जुलाई को और 29 जुलाई के कार्यक्रम में मैं स्वयं था अशूरा के जुलूस में। स्थानीय नागरिकों का जो उत्साह था और जिस तरह से बढ़ चढ़ करके G20 के आयोजन में हिस्सा लिया था यहाँ के लोगों ने, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और मुझे ध्यान नहीं है, यहाँ अनेक विशेषज्ञ बैठे हैं, कि इस तरह का कोई इंटरनेशनल इवेंट कभी पहले हुआ था। कई लोग उसको एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन अब कई लोग दूसरी बात कहने लगे। पहले लोग कह रहे थे कि साहब ये G20 का इवेंट, वैसे मेन इवेंट नहीं था, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग थी, लेकिन देश में ही नहीं देश के बाहर भी इसकी चर्चा ज़्यादा हुई। अब लोगों का विचार बदल गया है। उन्होंने कहा कि साहब जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, गांव शहर में मुहर्रम का प्रोसेसन जिस तरह से निकला, जिस उत्साह से, वो 20 G20 मीटिंग की सफलता के बराबर है। 4 वर्षों में क्या बदला है, मैं उस पर कुछ बात कहूँ। मैं 2 ट्वीट्स जो यहाँ के स्थानीय लोगों ने किए उसको मैं आपको सुनाना चाहता। 27 जुलाई को जब प्रोसेसन निकला 8वें दिन का, तो एक यहीं के स्थानीय नागरिक का ट्वीट मैं पढ़ना चाहता हूँ। कश्मीर स्टैंड्स रिवर्स्ड टू pre-1989 एरा with the enemy's narrative pinpricked for good. What government has ended up achieving today surpasses the success of more than 20 G20 events. एक दूसरा ट्वीट यहाँ के स्थानीय नागरिक का, वो भी मैं पढ़ना चाहूँगा। Muharram procession held in Srinagar after 3 decades. The radicalization in Kashmir was sponsored by a few groups for their own political gains, but now the violence is history. Kashmir is focused on development. मुझे लगता है कि इन दोनों ट्वीट्स में कश्मीर के आम आदमी की भावना परिलक्षित होती है, और ऐसे हजारों ट्वीट्स हैं जिन्हें पढ़ करके आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का सामान्य नागरिक न सिर्फ स्वतंत्र रूप से सोच रहा है, बल्कि अपने भावों के उद्गार को व्यक्त भी कर रहा है और अब अपनी मर्जी के मुताबिक जीने की कोशिश भी कर रहा है। मैं मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में आया है और यहाँ के 1 करोड़ 40 लाख लोग अब स्वतंत्र चित्त और बिना किसी डिक्टेट, बिना किसी भय और बिना किसी दबाव के खुशहाल जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मुझे भी 7 अगस्त को 3 साल पूरे हो जाएंगे। मैं उन पक्षों की ज़्यादा चर्चा करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदला। आज 1.5 लाख करोड़ के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं,
नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मुझे लगता है ये आंकड़े मैं शेयर कर सकता हूं, उसमें मैं समय ज़्यादा नहीं लगाना चाहता हूं। जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने बनाई, तो आज ग्राउंड पर 25,000 करोड़ से ज़्यादा के काम हो रहे हैं। कुछ ने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, कुछ के प्रोडक्शन आने वाले 5-6 महीने में पूरे हो जाएंगे। कुल इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल 80,000 करोड़ के हैं। मैं उम्मीद करता हूं और मैं बहुत आश्वस्त हूं आपके बीच ये बात जिम्मेदारी से कहते हुए कि ये 75,000 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में इस स्कीम के कारण नहीं आने वाला है। अभी चंद दिनों पहले देश के गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में जो अपेक्स कमेटी है, जिसमें वाणिज्य मंत्री भारत सरकार के और मैं सदस्य हूं, उसमें कुछ नए परिवर्तन भी हम लोगों ने किए हैं। मुझे लगता है कि सोच में भी बदलाव आया है और ये जो बदलाव है ये शांति का बदलाव है और रोजमर्रा की जिंदगी में आम आदमी के बड़ा बदलाव आया है। मैं मानता हूं कि समाज की आकांक्षा यही विकास के लिए ऑक्सीजन पैदा करती है और इस आकांक्षा का बीजारोपण भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 4 साल पहले किया था। अभी 3 दिन पहले की घटना है, एक मीडिया के सज्जन ने एक बच्ची से पूछा कि क्या कश्मीर बदल गया है। उस बच्ची का जो जवाब था, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। उस बच्ची ने कहा, 14 साल की बच्ची ने, बिल्कुल बदल गया है। बुनियादी सुविधाओं, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ने जीवन आसान कर दिया है। अब कॉलेज जाते समय डर नहीं लगता है, मार्केट देर रात तक खुले रहते हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि अब हम स्वयं जागरूक हो गए हैं और हम समझदार हो गए। और वो आगे कह रहे, कुछ लोग हैं जो शायद आदतन नागरिकों को दलदल में गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अब दलदल की शकलो सूरत से वाकिफ हो चुके हैं और चाहते हैं कि मकबूजा कश्मीर भी हम जल्द से जल्द हासिल कर लें। मुझे लगता है कि इस बच्ची की व्यक्तिगत भावना ये आम नागरिकों की भावना बनती जा रही है और विशेष करके 6 बजे के बाद बाजार बंद, सड़क पर लोग नहीं दिखते थे, सन्नाटा पसरा होता था। अब देर रात तक रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं। झेलम के किनारे भी देर रात को अगर आप जाएंगे तो आइसक्रीम खाते हुए, गिटार बजाते हुए और संगीत का आनंद लेते हुए नौजवान आपको दिखेंगे। आप सब जानते हैं कि पिछले साल 1,88,00,000 टूरिस्ट यहाँ आए थे। मुझे लगता है कि शांति और विकास की यात्रा की ये पहली सीढ़ी है और इस साल के जो आंकड़े हैं अभी, मुझे लगता है कि ये 2 करोड़ के ऊपर ये संख्या होगी। बार बार एक बात मैं इसको दोहराता हूं कि अभी जो दिल्ली में सरकार है वो शांति खरीदने में विश्वास नहीं करती है, वो शांति स्थापित करने में विश्वास करती है और इस नीति का लाभ मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मिल रहा है। पहले भी शांति करने की कोशिश की गई, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं की गई, लेकिन कई घटनाएं आप सब जानते हैं कि वो अस्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास नहीं बल्कि शांति तात्कालिक रूप से खरीदने का प्रयास हुआ था। अनेक परिवर्तन हुए हैं कि जो भेदभाव की व्यवस्था थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। सभी नागरिकों को विकास के समान अवसर मिले और क्वालिटी ऑफ लाइफ में सुधार आवे, इसकी हर तरह से कोशिश की जा रही है। अब 2म दर्जे का नागरिक कानूनन अब यहाँ कोई नहीं है, वह भी देश के अन्य नागरिकों की तरह भारत का एक सम्मानित नागरिक है और रूल ऑफ लॉ ये स्थापित रहे, इसकी हर कोशिश की जा रही है। अगर मुझसे कोई पूछे कि सबसे बड़े बदलाव 3-4 क्या आप बता सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि पहला बड़ा बदलाव हुआ कि स्ट्रीट वायलेंस पूरी तरह से खत्म हो गया है। दूसरा बदलाव अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूँगा कि अब वो जमाना बीत गया कि कुछ लोग बंद कॉल देते थे यहाँ बैठ करके या पड़ोस से बैठ करके 150 दिन स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, ट्रेड
सब बंद रहता था, वो दिन समाप्त हो गया। और तीसरी बात मैं कहूँगा, आम आदमी अपनी मर्जी के हिसाब से अब जी सकता है। ये व्यवस्था यहाँ कायम होने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है। मैंने वो बात कही कि अब देर रात तक भी लोग आपको दिख जाएंगे। और इससे फर्क क्या पड़ा है? मुझे लगता है कि इससे सबसे ज़्यादा लाभ गरीब आदमी का, कॉमन मैन का हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी उसी को होती थी। कुछ लोग उन लोगों से मिलकर के अपना काम चला लेते थे, लेकिन शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, टैक्सी वाला हो, ऑटो रिक्शा वाला हो, खोमचे वाला हो, या छोटे होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला हो, उस जब देश भर से लोग नहीं आते थे तो मुझे लगता है कि उसकी आजीविका पर काफ़ी चोट होती थी। और एक विचित्र तरह की इकॉनमी यहाँ पैदा हुई थी। मुझे लगता है कि अब ठीक दिशा में जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। अनेक लोगों को कुछ और भी दिखता है, मैं उससे कोई वास्ता नहीं है। अगर मैं कुछ और बातों का जिक्र करूं तो जब मैं आया था, सुब्रमण्यम साहब थे, पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। मैं ये दावा नहीं करता कि देश में सबसे अच्छे ढंग से कोविड मैनेजमेंट हम लोगों ने किया, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अच्छा मैनेजमेंट था। और उस समय मुंबई हाई कोर्ट ने किसी मामले की सुनवाई में एक जो निर्देश दिया वो सुनना जरूरी है। और उन्होंने कहा कि आपके राज्य को भी जम्मू कश्मीर से सीखने की आवश्यकता है। ये मुंबई हाई कोर्ट का कमेंट मैंने उद्धृत किया है। 3 टियर सिस्टम, ये सच है कि देर से यहां शुरू हुआ, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि देर से शुरू होने के बावजूद देश के किसी राज्य से ज़्यादा पावरफुल यहाँ का 3 टियर पंचायती राज सिस्टम हो गया है। फंड हो, फंक्शन हो, फंक्शनरीज हो, और जितने 73rd और 74th अमेंडमेंट में जिन डिपार्टमेंट्स की चर्चा थी, उनको, पंचायतों को, यूएलबीज को ट्रांसफर कर दिया गया है। एक योजना सुब्रमण्यम साहब ही शुरू करके गए थे, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट। 20 साल, 25 साल, 30 साल के प्रोजेक्ट थे जो पूरे नहीं हुए थे। 1500 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं। रफ्तार भी हमारी बढ़ी है। जिस साल मैं आया था 9226 प्रोजेक्ट पूरे हुए थे। इस साल हमने 92,560 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। माने हमारी रफ्तार 10 गुना बढ़ गई। 6 किलोमीटर सड़क पहले बनती थी, अभी 22 किलोमीटर रोज बन रही है। अगर हेल्थ पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो जो नेशनल एवरेज है उससे काफ़ी बेहतर स्थिति में है। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, ये बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 2 एम्स हों, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट हों, 7 नए मेडिकल कॉलेज हों, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हों, ढेर सारे इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर को मिले। और आयुष्मान भारत सेहत 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जम्मू कश्मीर के हर परिवार को मिला हुआ है, चाहे वो संपन्न हो चाहे गरीब हो। और प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए इस स्कीम के अंतर्गत आम आदमी के इलाज पर खर्च हो रहा है। मैं जब आया था तो मुझे सुब्रमण्यम साहब ने कहा कि साहब दरबार मूव होने वाला है, जरा चलिए। वो दिन मुझे भी याद है, 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से जम्मू रवाना हो रही थी। मैंने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा साहब ये दरबार मूव हो रहा है, अब जम्मू जा रहे हैं हम लोग। आप सब जानते हैं कि कितने दिन काम श्रीनगर में बंद रहता था, कितने दिन काम जम्मू में बंद रहता था। अगली बार जब मई में हम लोग वापस आए जम्मू से श्रीनगर तो कोई ट्रक नहीं आई। और अब पूरी तरह से ई ऑफिसेस, केवल सेक्रेटेरिएट नहीं, सभी डिपार्टमेंट हर जगह हो गया। अब वह जम्मू कश्मीर 20-21 लाख ही ट्रांजैक्शन पर डे कर रहा है। 450 पब्लिक सर्विसेज
ऑनलाइन आज नागरिकों को उपलब्ध है और रैस रियल टाइम फीडबैक के लिए रैपिड असेसमेंट सिस्टम भी लागू किया गया है। और एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, ऑनलाइन सर्विसेज में भी गैप होते हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में जो सर्विसेज हैं जिनसे कॉमन मैन का वास्ता है, जिससे सामान्य आदमी जुड़ता है, उसको ऑटो एस्केलेशन मोड में करने की हम कोशिश कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि करीब करीब 70 से ज़्यादा सर्विसेज ऑटो एस्केलेशन मोड में हो गई। इसका 1 मिनट में मैं समय लेके बताऊंगा। इसका एक बड़ा लाभ ये होगा कि जैसे किसी को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, 15 दिन में पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंतर्गत 15 दिन में उसे मिल जाना चाहिए। और आप कल्पना कीजिए कि तहसीलदार साहब को देना है, अगर वो 15 दिन में नहीं देंगे तो 16वें दिन ऑटोमेटिकली एस्केलेट करके उनके ऊपर के अधिकारी के पास वो एप्लीकेशन चली जाएगी और फिर इन पर फाइनेंशियल पेनाल्टी लग जाएगी। तो ये कोशिश है और मैं इस बात को मानता हूं कि टेक्नोलॉजी से ही लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं। एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर एक दूसरा फोकस एरिया है। एक हमने कृषि के कुछ विशेषज्ञों को बुलाया था। एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जम्मू कश्मीर के लिए बना है। बजट के अलावा हर साल 1005 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा 29 इंटरवेंशंस उस कमेटी ने एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के लिए बनाए हैं, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी आप सोच सकते हैं वो सारे इंटरवेंशंस उसमें प्रपोज किए गए। एक छोटी घटना मैं बताऊंगा आपको। यहाँ अनेक लोग वैली के बैठे हुए हैं, हसनैन साहब हैं जो लंबे समय से उसको जानते हैं। सामान्य रूप से एक ही फसल वैली में होती थी, पैडी की। इस बार 3 महीने पहले अगर कोई आया होगा तो उसने देखा होगा पूरे वैली में सरसों मस्टर्ड की खेती लोग कर रहे थे। एक तरह से येलो रिवोल्यूशन एक आ गया। अब सामान्य रूप से दूर से अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि चलिए साहब अब यहाँ सरसों भी हो रही है और धान, मस्टर्ड और पैडी दोनों हो रही है। लेकिन मैं आपको 2 बात और उसके साथ बताता हूं। अब सरसों के कारण लाभ क्या हुआ है? एक तो फॉडर डेफिसिट है हमारे यहाँ, और आप सबको मालूम है कि मस्टर्ड में 37-38% ऑयल निकलता है, रेस्ट ऑयल केक होता है जो हमारे फॉडर की कमी को पूरा करेगा। और जो तीसरा सबसे बड़ा लाभ है, मधुमक्खियां 1 महीने पहले वैली में आ गई तो जो हनी और बी कीपिंग का काम करते हैं, मुझे लगता है कि उनको काफी लाभ मिलने वाला है। तो ये मोटे तौर पर मैंने कुछ बातें आपको बताई हैं। बड़ी चर्चा बेरोजगारी की होती है, साहब बड़ा बेरोजगारी है। मैं बहुत जोर देकर के बात कर रहा हूं। पहले से ही सरकारी नौकरियां काफी यहां दी जा चुकी हैं। मोटे तौर पर 5 लाख के आसपास सरकारी नौकरी है। आबादी 1,35,00,000। कुछ बड़े राज्य हैं जो जिनकी आबादी हमसे 5 गुना है, वहां भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इतना नहीं है। लेकिन जो सरकारी पद रिक्त हैं उन्हें भी भरने की कोशिश की गई है और पिछले 4 वर्षों में 29,236 लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। शेष पद जो खाली हैं वो भी भरने की प्रक्रिया अभी 2 महीने से बंद है, अगले महीने से शुरू हो रही है और उसे पूरा किया जाएगा। एक घटना का जिक्र और करूंगा। अभी केएस अफसरों का सिलेक्शन हुआ। अंतिम कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म हुआ और 3 घंटे के अंदर सूची निकाल दी गई। तो मेरिट के अलावा कोई दूसरा कंसिडरेशन नहीं है। बैकडोर एंट्री से भी नियुक्ति हो सकती है, ये अब यहां स्वप्न हो गया है। मैं जानता हूं कि केवल इन नौकरियों से बेरोजगारी कम नहीं होगी। एक कार्यक्रम पहले से यहां शुरू था, बैक टू विलेज, और उसमें
अभी बैक टू विलेज 4th हमने शुरू किया, बैक टू विलेज सुब्रमण्यम साहब ने शुरू किया था। और जब मैं आया था 2020 में, तो उस समय हम लोगों ने कहा कि भाई एक कार्यक्रम और इसमें जोड़ना चाहिए कि हर पंचायत से 5 लोगों को, 5 यूथ को सेलेक्ट करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस बैंक से दिलानी चाहिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का ऋण हर बैंक बिना किसी कोलैटरल के देता है। इस बार जो बैक टू विलेज 4th हुआ, उसमें 15 यूथ हर पंचायत से आइडेंटिफाई करके एक दिन में 75,000 नौजवानों को 939 करोड़ रुपए बैंक के द्वारा दिलाए गए और कई लोग अपना अच्छा रोजगार कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में बहुत अच्छा काम कर रही है। मिशन यूथ एक नया डिपार्टमेंट ही हम लोगों ने बनाया था और अनेक ऐसी स्कीम उसमें शुरू की है, चाहे वो राइज टुगेदर हो, मुमकिन हो, परवाज हो, जिसमें ढेर सारे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीनगर से जम्मू की यात्रा 12 घंटे से घट के 5 घंटे हो गई। 3 टनल बन गई है, अंतिम टनल बन जाएगी तो मुझे लगता है कि उसमें कठिनाई जो रही है वो खत्म हो जाएगी। स्पोर्ट्स में जिस लेवल का पार्टिसिपेशन आज हो रहा है गांव-गांव में, हर शहर में, ये सच है कि प्रधानमंत्री जी के कारण पीएमडीपी में जो फंड मिले उसके कारण ही स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का काफ़ी बेहतर हुआ। लेकिन गत वर्ष 50 लाख से ज़्यादा युवाओं ने, बच्चों ने, बच्चियों ने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है और इस साल ये संख्या और बढ़ने वाली है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस लॉन्च करने वाले हम, मुझे लगता है कि पहले यूटी हैं और ईज ऑफ लिविंग में जम्मू कश्मीर टॉप परफॉर्मर की श्रेणी में है। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक, एस्पिरेशनल पंचायत, ऐसे अनेक इनिशिएटिव यहाँ शुरू किए गए हैं और आप में से अनेक लोगों को जानकर ये प्रसन्नता होगी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया उसमें जम्मू कश्मीर पूरे देश में पहले स्थान पर है। काफ़ी दिन तक गुजरात था, हम नंबर 2 पर थे, लेकिन आज आपको मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ये बात शेयर कर रहा हूँ कि गुजरात को हमने पीछे छोड़ दिया है और जम्मू कश्मीर आज पहले नंबर पर है। कोशिश ये जरूर हो रही है कि एक भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर कैसे बन सके। जम्मू कश्मीर का आम नागरिक और समाज सभी तरह के बंधनों से मुक्त होकर के कैसे स्वच्छंद वातावरण में अपनी मर्जी से जी सके और उन्हें हर प्रकार के अवसर प्रदान किए जा सके, ये कोशिश की जा रही है। मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार का। जब भी कोई ज़रूरत हुई है तो बहुत, मैं कहूँ कि उदारतापूर्वक उन्होंने, चाहे वो आर्थिक कठिनाई रही हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग करने की बात रही है, भारत सरकार के सभी मंत्रियों ने काफ़ी सहयोग किया है। मैं उनके प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और इस आयोजन के लिए आयोजकों के प्रति भी मैं हृदय से आभारी हूं कि मुझे अवसर दिया और जिन लोगों ने मुझे सुना ध्यानपूर्वक, उनके प्रति भी मैं विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और अपनी बात में पूरी करता हूं। धन्यवाद।